नमस्कार, चार का वार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। सबसे पहले बात चार के बाद में बिहार की होगी। बिहार में पत्रकार की हत्या के बाद मचे हाहाकार पर होगी। शुक्रवार को दिन दहाड़े विमल यादव का अपराधियों ने कत्ल कर दिया, जिसके बाद सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार लगातार सवालों के घेरे में है। इस पर विस्तार से आगे आपको जानकारी दूंगी, लेकिन अगली बड़ी खबर आपको बताएंगी प्रिया सिन्हा। चार के बाद में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के भी, जहां पर बीजेपी ने मध्य प्रदेश के सिटिंग विधायकों की रिपोर्ट कार्ड की जिम्मेदारी दूसरे राज्यों के विधायकों को दे दी है। क्या प्लानिंग है और आगामी चुनाव के मद्देनजर कितना खास है, हर एक डिटेल्स, लेकिन उससे पहले रुख करेंगे आयुष का। चार के बाद में तीसरी अहम खबर अयोध्या से। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां पर आज योगी आदित्यनाथ राम मंदिर पहुंचे। भगवान राम की पूजा अर्चना करने के बाद राम मंदिर के निर्माण कार्य का उन्होंने जायजा लिया और क्या कुछ बैठक हुई वहां बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बताएंगे साक्षी। बिल्कुल, चौथी बड़ी खबर चार के बार में होगी बाढ़ और बारिश से जुड़ी, क्योंकि साइबर सिटी गुरुग्राम एक बार फिर से हल्की बारिश में जलमग्न नजर आ रही है। क्या कुछ हो रहा है गुरुग्राम में और बारिश किस तरीके से कहर बरपा रही है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे सबसे आखिर में, लेकिन सबसे पहले रुक करते पहली बड़ी खबर का मेरी सहयोगी पूजा के साथ। और देखिए आज की बड़ी खबर, बिहार में पत्रकार की हत्या मामला। बिहार में नीतीश कुमार 2005 से शासन कर रहे हैं। सुशासन बाबू कहलाते हैं, दावा करते हैं कि उनकी सरकार में कानून व्यवस्था ठीक है, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। बिहार में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को अररिया के रानीगंज में पत्रकार विमल यादव की हत्या कर दी गई। खाना पूर्ति करते हुए 4 आरोपियों को धर दबोचा गया। हालांकि मृतक के पिता ने 8 आरोपी के खिलाफ में मामला दर्ज कराया, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक सिर्फ 4 की हुई, वो भी 24 घंटे बाद। जिन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया उसमें 2 आरोपी पत्रकार विमल की हत्या करने में शामिल थे। गिरफ्तार 4 आरोपियों की पहचान विपिन यादव, भावेश यादव, आशीष यादव और उमेश यादव के रूप में हुई है। पत्रकार की हत्या के बाद विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला बोला है। बीजेपी नेताओं ने इस्तीफे की मांग तक कर डाली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाकी के अपराधी कब गिरफ्तार होंगे। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब बार बार विमल ने पुलिस को इत्तला किया कि उसकी जान पर खतरा मंडरा रहा है, तो बिहार की पुलिस आखिर क्यों सोती रही? क्यों बिहार की पुलिस ने एक पत्रकार के मामले में संजीदगी नहीं दिखाई? और जब पत्रकार का ये हाल है तो जरा सोचिए आम जन का क्या हाल होगा। जहां पत्रकार जो जनता की आवाज को बुलंद करते हैं, जब उनकी खुद की आवाज नहीं सुनी जा रही, तो आम जन की आवाज वहां क्या खाक सुनी जा रही होगी? विमल जी की हत्या साजिश रच कर की गई। साजिश रचने वाले जो अपराधी हैं 2019 में उनके भाई की हत्या कांड में सुपौल जेल और अररिया जेल में बंद हैं, और स्थानीय जो कांड के छुपे हुए लोग थे उनके साथ मिल के और साजिश रच के इस घटना को अंजाम दिया। नीतीश कुमार जी ने जो भी वादा किया है, आज तक बिहार की जनता को जो भी वादा उन्होंने किया है उसको 100% सरजमीन पर उतार दिया। सर, लाइसेंस अपराधी, माफिया, दलाल नेता को दिया जाता है। डीएम जब जाने लगते हैं उस वक्त डीएम पैसा लेकर के सबको लाइसेंस दे देते हैं, सबको। एक भी अच्छे लोगों को, मुखिया को लाइसेंस नहीं मिला। मुखिया 4 दर्जन मरे गए, क्यों मुखिया को लाइसेंस नहीं मिला? मैं जानना चाहता हूं, क्यों सरपंच को लाइसेंस नहीं मिला? 4 दर्जन से ज्यादा लोग मरे, क्यों नहीं मिला? मैं जानना चाहता हूं। ये नेताओं को गोली मारने की जरूरत है। ये नेता अपराधियों को प्रोटेक्ट करती है। माफियाओं को मारिए, नेताओं को नहीं। माफियाओं को नहीं, नेताओं को मारिए। इसके पहले क्या सजा हो गई है? 4 साल में क्या हुआ? इसके पहले इस शहर में कितने लोगों की मौत हुई? दरोगा का मौत हुआ, क्या वो गिरफ्तार हो गए? देखिए, पप्पू यादव भी सरकार पर हमला बोलते नजर आए। कह रहे कि नेता दोषी हैं, क्योंकि नेताओं के संरक्षण में ही ऐसे गुंडे माफिया फलते फूलते हैं। सर्वेश का सीधे रुख करेंगे अररिया में। सर्वेश लगातार बने हुए हैं। सर्वेश, परिवार वालों के पास में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपराधी जो बाकी बचे हैं उनकी गिरफ्तारी कब होगी? जेल में बैठकर हत्या की प्लानिंग हो जाती है, नए खुलासे हो रहे हैं मामले में। देखिए पूजा, कोई पहला वाकया नहीं है जब जेल में बैठकर हत्या की प्लानिंग की गई और इस तरीके से साजिश करके इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। गब्बू यादव जो कि विमल यादव के भाई थे, उनकी हत्या हुई थी और उसके बाद से लगातार विमल यादव को धमकियां मिल रही थी। विमल यादव क्योंकि अपने भाई की हत्या के मामले में आखिरी गवाह थे। जिन शूटरों का नाम पप्पू यादव ने लिया है उसमें साफ तौर पे उन्होंने 3 लोगों का नाम लिया है, अर्जुन शर्मा, प्रिंस शाह
और एक और माधव नाम के शख्स का नाम पप्पू यादव ने नाम लिया और कहा है कि ये 3 लोग जो थे ये शूटर हैं और इन तीनों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। पुलिस के आला अधिकारी जो बात कर रहे हैं, जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी का दावा कर रहे हैं, वो आईवास है। वो लोग उन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया गया जिसके बारे में परिवार ने बताया था कि ये लोग साजिश करता है। तो साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है, शूटरों की गिरफ्तारी अभी भी नहीं हुई है। तो सीधे तौर पे सवाल बहुत बड़ा है। और पप्पू यादव ने एक बात और कही है कि नेता जो होते हैं वही माफियाओं को संरक्षण देते हैं। तो ऐसे नेताओं को गोली मारिए, ऐसे नेताओं को पकड़ कर पीटिए। सीधे तौर पे उन्होंने पब्लिक से ये अपील की भारत 24 के कैमरे पर। तो जहां तक ये मामला है वो काफ़ी विस्फोटक होता जा रहा है। जिस तरीके से लगातार नेताओं के आने का सिलसिला है और वो विमल के परिवार से सरकार इसको लेकर घिरती हुई नजर आ रही है। देखिए वहां पर सरकार के नुमाइंदे तो पहुंचते हैं, लेकिन 20,000 की सहायता राशि यहां पर दी जाती है। जब पत्नी ये कह देती है कि हमें जरूरत नहीं है, जिंदगी की कीमत 20,000 नहीं है, उसके बाद सियासत बेहद तेज है। मैं लौट रही हूँ सर्वेश आपके पास, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने इस पूरी घटना पर कैसे सरकार को घेरा वो आप एक बार सुनिए। अपराधी गोली मार रहे हैं, मैं ये देखता हूं, और उनके भाई की हत्या हुई थी, तो सुरक्षा देना काम, गवाह का सुरक्षा देने का काम बिहार सरकार का था। और गवाह को यदि मरवाने का काम नीतीश कुमार की सरकार कर रही है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। देखिए पूरी तरह से अराजकता का वातावरण बन चुका है। जो चौथा स्तंभ पत्रकार सरकार के खामी को, उसके गलत नीतियों को, अपराधियों के शिकार लोगों को दिखाता है, आज उसी की जिंदगी चली गई। आज वही न्याय के लिए सरकार से गुहार लगा रहा है। इससे भ्रष्ट पदाधिकारी जो इनको सुरक्षा नहीं दे सका, ये जानते हैं कि केस में अपने भाई के हत्या करने वाले के विरुद्ध गवाही देने वाले थे, तो इनको सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान की गई, इसका उच्च स्तरीय जांच हो, वैसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई हो। जिस तरह से आज बिहार में कानून व्यवस्था नहीं है, दिन दहाड़े हत्या, मर्डर, अपहरण, अब देश के लोकतंत्र का यह चौथा स्तंभ पत्रकार है। बीजेपी इसको लेकर लगातार सवाल उठा रही है। सर्वेश मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर 2005 में नीतीश कुमार सत्ता में आए थे, तब आरजेडी और काफ़ी पार्टी पर हमलावर नजर आते थे, कहते थे कि जंगल राज है। इसी लॉ एंड ऑर्डर पर अब नीतीश सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से उनको सुशासन बाबू कहा जाता था। सुशासन की छवि तो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है बिहार में। जी देखिए प्रिया, जिस तरीके से नीतीश कुमार 2005 का आपने जिक्र किया, 2005 में नीतीश कुमार जब आए थे तो उनके मैनिफेस्टो में था कि 24 घंटे के अंदर क्राइम कंट्रोल करेंगे, और वो इनका इकबाल 2005 के बाद दिखा भी था। सत्ता में आते ही उन्होंने जिस तरीके से तुरंत आला अधिकारियों के तबादले किए, पुलिस को खुली छूट दी। आज यहाँ पे सबसे बढ़िया डीजीपी है बिहार के आर एस भट्टी। आर एस भट्टी के बारे में कहा था कि अपराधी उनसे थर-थर कांपते थे। जब कभी किसी व्यक्ति का, किसी के बच्चे का अपहरण होता था तो आर एस भट्टी सीधे माफियाओं को, किसी को पकड़ते नहीं थे, सीधे आर एस भट्टी माफियाओं को फ़ोन करके बोलते थे कि जल्दी से उस बच्चे को सामने लाकर हाजिर करो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे गायब होंगे। और इस तरह का खौफ वो पैदा करते थे अपराधियों में, जिसकी वजह से तमाम जो घटनाएं होती थी उस पर अंकुश लगती थी। और आज वही आर एस भट्टी डीजीपी हैं, उनको सीधे तौर पे पप्पू यादव ये भी कह रहे थे आज कि आर एस भट्टी को हथियार तो दे दिया है, बंदूक तो थमा दिया नीतीश कुमार ने, लेकिन कारतूस नहीं दिया है, खुली छूट पुलिस को नहीं दी गई है। और जिस तरीके से पुलिस यहाँ निरीह है, आम जनता निरीह है, पत्रकार जिस तरीके से निरीह बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सत्ता लोभ का असर है। और सत्ता पाने की जो उनकी कवायद है, उसकी वजह से बिहार की दुर्गति हुई है। चलिए सर्वेश, देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है और कब तक बाकी आरोपी इसमें गिरफ्तार किए जाते हैं। फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। अगली खबर भोपाल से है, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। भोपाल में पहली बार अलग अलग राज्यों के 230 बीजेपी विधायकों का प्रशिक्षण शिविर रखा गया है। ये सभी बीजेपी विधायक गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से हैं, जो अपने क्षेत्र में चुनावी जीत की रणनीति में माहिर माने जाते हैं। हर एक विधायक को मध्य प्रदेश की एक सीट का जिम्मा दिया गया है। ये विधायक मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर दौरा करेंगे और एक सर्वे रिपोर्ट तैयार करेंगे। ये विधायक हर विधानसभा सीट से दावेदारों का पैनल तैयार करके केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेंगे। इनकी रिपोर्ट के आधार पर न केवल टिकट तय होगा, बल्कि ये भी तय किया जाएगा कि उस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कैसे लड़ना है। हालांकि 39 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार पहले ही तय कर दिए हैं, यानी कि बाकी बची जो सीटें हैं उनके लिए रिपोर्ट तैयार होंगी।
तो विधानसभा चुनाव की तैयारियां चरम पर है मध्य प्रदेश में और 230 विधानसभा सीटों पर बाहर से विधायक आए यानी कि 4 राज्यों से विधायक यहां पर मौजूद हैं जिनकी ट्रेनिंग चल रही है और आप देख सकते हैं कि उनका ट्रेनिंग चल रहा है कि अगले 7 दिन वो किस तरह से पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाएंगे। सर, आप कहां से आए और किस तरह की तैयारी? महाराष्ट्र से आए, अकोला जिला मूर्ति और मतदार संघ से आए हैं। मध्य प्रदेश में अभी चुनाव होने वाला है। 230 एमएलए का चयन करने के लिए वहाँ की जो परिस्थिति है, कौन लोग चाहते हैं, क्या कमियां हैं, क्या करना चाहिए, कार्यकर्ता से मुलाकात करना है, जो जूने कार्यकर्ता है उनको मिलना है, संगठन वालों से मिलना है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वालों से मिलना है, व्यापारी संघ से मिलना है, अनाथालय जाना है। वहाँ की जो परिस्थिति है वो सबका अनुकरण करके 28 तारीख से 31 तारीख तक के अहवाल हमको देना है। तो अहवाल देने के लिए हम जाने वाले हैं। मेरे को लांची मतदार संघ में लाया है, लांची। तो अलग अलग विधानसभा पहुंचेंगे और देखिए जिम्मेदारी तय की गई। सर, आप कहां से आए और किस तरह की जिम्मेदारी रहेगी? हमको विधानसभा में 8 दिन का प्रवास करना है। मैं महाराष्ट्र से, गोंदिया जिले से, तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र से हूँ। हम वहाँ जाके रहेंगे, वहाँ की परिस्थिति, वहाँ का काम, भारतीय जनता पक्ष को कैसे आगे बढ़ाते आएगा, ये पूरा आकलन करके कार्यकर्ताओं से मीटिंग लेके वहाँ पक्ष को जिताने का कोशिश करेंगे। तो देखिए कार्यक्रम का आगाज हो रहा है और वंदे मातरम गीत के साथ ये कार्यक्रम का आगाज हो रहा है और मंच पर भूपेंद्र यादव मौजूद हैं, मोहन यादव, मैं हमारी मंत्री भोपाल की विश्वास बिटिया फाल्गुनी पुरोहित से निवेदन करूंगा कि वो वंदे मातरम का गायन के साथ कार्यक्रम का आगाज हुआ। वंदे मातरम गीत लेंगे, हम सब उसको मध्य प्रदेश में जीत का मंत्र लेने के लिए बीजेपी की एक नई रणनीति है। देखना होगा कितनी कामयाब होती है। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, 12/24। तो देखिए 230 विधायकों के प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी नेता हार्दिक पटेल भी शामिल हुए। इस दौरान हार्दिक पटेल ने भारत 24 के साथ में खास बातचीत की, सुनवाते हैं। हार्दिक जी, भोपाल में एक तो आपका बहुत स्वागत है और जीत का क्या सूत्र लेके आए आप गुजरात से? जीत का सूत्र सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास से एक बार फिर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने के लिए सब कटिबद्ध है। और आज जो 4 राज्यों के 230 विधायक मध्य प्रदेश के चुनाव के विस्तार की भूमिका में आए हैं, ये एक नए रूप से एक तैयारी के भाग में आए हैं। अलग अलग विधानसभा में जाएंगे, वहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, वहाँ अलग विभिन्न संगठन के पदाधिकारी से बातचीत करेंगे, मोर्चे की बैठक करेंगे और आने वाले दिनों में कैसे उस विधानसभा को और मजबूत कर सकते हैं, कैसे चुनाव जीतने के लिए एक नए रूप रणनीति के साथ आगे बढ़ सकते हैं, उसी के लिए आज यहाँ प्रशिक्षण शिविर में हम लोग आए हैं कि आने वाले एक बार फिर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। हार्दिक जी, जिस तरह से गुजरात में जब चुनाव था उस वक्त कांग्रेस ये कहते रहे कि इस बार वो सत्ता में आ जाएंगे, रिजल्ट कुछ अलग हुआ। मध्य प्रदेश में भी राहुल गांधी कह चुके हैं, बहुत आस है उनको और एक तरह से स्वीप कर रहे हैं वो, उनको कोई संदेश है? नहीं, देखिए मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस को मौका मिला ही था, लेकिन उस मौके को जिस हिसाब से काम करना चाहिए था नहीं कर पाए थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का फिर से यहाँ शासन आया है और जिस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ काम किया है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, और आप सबने देखा लाडली बहन योजना भी यहाँ उसी हिसाब से जमीनी स्तर पर पहुँची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण करने की बात हो, एयरपोर्टों की बात हो, किसानों की बात हो, तो बड़े स्तर पे जो जमीनी स्तर पे काम हो रहा है, उसी कारण जनता का विश्वास कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे और ज्यादा मजबूत हुआ है। तमाम विधायक प्रशिक्षण के बाद 230 विधानसभा सीटों तक पहुंचेंगे, सबको एक एक सीट की जिम्मेदारी दी गई है और वहां जाकर वो पार्टी की रीति नीति को और संगठन को कैसे ठीक किया जाए और कैसे जीत जो है अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिले, उसकी रणनीति बनाते नजर आएंगे। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, 12/24 भोपाल। देखिए, चुनावी राज्यों में एक नए तरह का प्रयोग बीजेपी कर रही है। 230 विधायकों के प्रशिक्षण शिविर में गुजरात की महिला विधायक भी पहुंची। उन्हें इंदौर की विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। भारत 24 से इन महिला विधायकों ने बातचीत की है, देखिए। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर कैसे पार्टी मजबूती से आगे बढ़े, उसको लेकर गुजरात से जनप्रतिनिधियां मौजूद हैं और खासतौर से महिला जनप्रतिनिधि हैं। उनसे हम बात करेंगे कि क्या जीत का मंत्र है, मोदी जी का मैजिक गुजरात से मध्य प्रदेश में भी चले, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी, आज हम विधायक का कार्यशाला है और गुजरात राज्य से सभी एमएलए गण, सभी विधायक हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हमारे शिवराज जी चौहान हमारे सीएम सर है और हमारे देश के वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी सर
उसकी टीम में हम है, तो यहाँ पे हम टीम के कार्यकर्ता के तरफ से हम आए हैं। हमारे ये मध्य प्रदेश का जो राज्य है उसको भी मोदी साहब ने पूरी तरह से ध्यान में रखा है, और साथ साथ में हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी चौहान है, उन्होंने तो खास तरह से हमारे राज्य को भोपाल जो उनकी राजधानी है उससे लेकर पूरे राज्य के इस तरह से संभाला है। ये वो विधायक हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत बेहतर काम किया, उन्हीं को मध्य प्रदेश के एक एक विधानसभा सीट की जिम्मेदारी दी जा रही है। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24 भोपाल। तो आपने इन विधायकों को तो सुना कि क्या रणनीति है, लेकिन अब जरा ये समझिए कि मध्य प्रदेश का चुनावी दंगल आखिरकार है कैसा। ग्राफिक्स के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी 109 सीट, क्योंकि कुल विधानसभा की सीटें हैं 230, कांग्रेस 114 सीट, अन्य के खाते में 7 सीटें गई थी। ये 2018 का आंकड़ा आपके टीवी स्क्रीन पर है। हालांकि उसके बाद तख्ता पलट हुआ और ज्योतिरादित्य सिंधिया तमाम नेताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए, और लेकिन इस बार 230 सीटों में से अधिकांश सीटों पर जीत हासिल हो, इसके लिए बीजेपी ने खास स्ट्रैटेजी यहां पर बनाई है। एमपी विधानसभा में नंबर गेम, ये भी आप समझिए। बीजेपी 127 सीट, कांग्रेस 96, अन्य के खाते में 7 सीट। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब पाला बदल लिया था उसके बाद का आंकड़ा आपके टीवी स्क्रीन पर है। बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाएगा कि अब आने वाले वक्त में किस तरीके से बीजेपी की स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाई जाती है, क्योंकि 2018 में बीजेपी को शिकस्त मिला था, लेकिन अब 2023 में 230 विधानसभा सीटों पर जब चुनाव होंगे तो इसमें जीत हासिल कर ले बीजेपी, यही वो कोशिश करी, और इसी वजह से प्रशिक्षण शिविर इस वक्त चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर आज अयोध्या पहुंचे थे, जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। लेकिन सबसे पहले मुख्यमंत्री ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई, पूजा अर्चना की, भगवान श्री राम की आरती की और फिर राम मंदिर निर्माण की प्रगति को देखा। इस मौके पर उनके साथ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत तमाम लोग मौजूद रहे। राम जन्मभूमि में सीएम योगी की पूजा अर्चना। राम भक्त का इंतजार बस खत्म होने वाला है। अद्भुत अलौकिक मंदिर की दीवारें, भक्तों की टिकी निगाहें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अयोध्या पहुंचे, भगवान श्री राम के दर्शन किए, दर पर मत्था टेका, पूजा अर्चना की, आरती उतारी। मंदिर के पुजारी ने उन्हें भगवा अंग वस्त्र पहनाए और प्रसाद लेकर सीएम योगी आगे बढ़ लिए। योगी आदित्यनाथ ने पूजा करने के बाद ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने 2 लाइन संस्कृत में लिखी और फिर हिंदी में। आपदा मफर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। श्री अयोध्या जी में आज भगवान श्री रामलला के दर्शन पूजन का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय श्री राम। न केवल पूजा की बल्कि राम मंदिर निर्माण की प्रगति देखी, बन रहे मंदिर को हर तरफ जाकर देखा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अधिकारियों ने सीएम योगी को मंदिर निर्माण कार्य की एक एक बारीकी से रूबरू कराया। सीएम योगी